है 4 से 6।
Recording in progress. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ, खाना वाना खा लिया? चलो स्टार्ट करें। इससे पहले मेरी एक क्लास हो चुकी थी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोर्ड पे देखा है, इसको थोड़ा पीछे करना। दिखाई दे रहा है ये बोर्ड पे रेडियो एक्टिविटी? नो सर। सर उसको नीचे लिखिए, वो लाइट से अभी रिफ्लेक्ट और सर लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। हो गया? रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। लाइट एक बंद कर दो। अब दिखाई दे रहा है क्या? चलिए बीच वाली बंद कर, ये बीच में जो है इनको बंद कर दो। और ये देखना जरा सर वो रेडियो एक्टिविटी अब दिख रहा होगा सर। ये देख ही नहीं रहा। अब दिख रहा है, अब देखा? दिख रहा है सर, दिख रहा है। चलो ठीक है, बहुत धुंधला दिखाई देगा लेकिन रेडियो एक्टिविटी की पहली क्लास हमारी हो चुकी है और उसमें हमने चर्चा की थी न्यूक्लियस के ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर और न्यूक्लियस के अंदर लगने वाले फोर्सेस के ऊपर। मैंने कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उसको काउंटर करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अपनी एक लिमिटेड रेंज है। इट इज ओनली एप्लीकेबल अप टू द डिस्टेंस ऑफ 10 की पावर -15 मीटर। इट इज नॉट एप्लीकेबल मोर देन दैट। तो जैसे ही न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है, और न्यूक्लियस का साइज कैसे बढ़ेगा? अगर उसका मास नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। V is directly proportional to A. B is what? 4/3 pi r cube directly proportional to A. तो from हमने यहाँ देखा था कि R is directly proportional to A की पावर 1/3। यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला था R equal to R naught A की पावर 3 और ये R naught यहाँ पे एक फर्मी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू जनरली 1.2 10 की पावर -15 मीटर होती है, जिसको जनरली फर्मी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, सो इतना मुझे पता चल गया था कि जो न्यूक्लियस की साइज होती है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस को फर्मी लेवल की होती है। 1 फर्मी, 1.2 फर्मी, 1.3, इतना ऐसा ये होता है। लेकिन अगर मास नंबर और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो साइज भी न्यूक्लियस का बढ़ता जाएगा। साइज न्यूक्लियस का बढ़ेगा तो जैसे ही ये 10 की पावर -15 न्यूक्लियर फोर्स की रेंज से बाहर हो जाएगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? देयर विल बी इम्बैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसका बैलेंसिंग नहीं हो पाएगा। उसका जब बैलेंसिंग नहीं हो पाएगा तो प्रोटॉन बाहर निकलेंगे। उसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस होगा। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस होगा और इस स्पॉन्टेनियस फिनोमेना ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस दैट वी कॉल्ड एज रेडियोएक्टिविटी। और ये कब तक होता रहेगा? जब तक कि न्यूक्लियस एक स्टेबल कंडीशन में नहीं आ जाता। तो जब ये न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है तो इसमें लाइटर न्यूक्लियाई बनते हैं। एक बन सकता है, दो बन सकते हैं, दो से ज्यादा भी बन सकते हैं और एक एक्सेसिव अमाउंट में एनर्जी का एमिशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हमारा एक जनरल फिनोमेना है रेडियोएक्टिविटी। Radioactivity is nothing but it's a spontaneous disintegration of nucleus due to the limited range of the nuclear force. Due to this limited range of nuclear force, there is an imbalance of
forces inside the nucleus. There is imbalance of forces inside the nucleus between the nucleons. Due to that nucleus disintegrate into the other lighter nuclei. This may be 2 or more. तो आपके पास एक ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस है बेटा, पेरेंट न्यूक्लियस which is radioactive in nature. ये कैसा है? रेडियोएक्टिव है. रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हम उनको कह रहे हैं जनरली जिनके अंदर डिसइंटीग्रेशन हो रहा है और ऐसी टेंडेंसी ऐसी प्रॉपर्टी है, उनको फिर हमने रेडियोएक्टिव कह दिया. अब ये पेरेंट न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गया एक लाइटर न्यूक्लियस में. जरूरी नहीं है कि एक ही वाले, तो भी बन सकते हैं, दो से ज्यादा भी बन सकते हैं, ठीक है. और एक जरूरी चीज कि यहाँ से एनर्जी का एमिशन होता है. एनर्जी का क्या होता है बेटा? एनर्जी एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशन. ठीक है, ये मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका था. ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस है, इसको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियस. इसको क्या कहते हैं बच्चों? डॉटर न्यूक्लियस. अब ये डॉटर न्यूक्लियस पहली बात तो ऑब्वियसली ये डॉटर न्यूक्लियस जो होगा ये स्मॉलर इन साइज होगा, लाइटर इन वेट होगा. दो चीजें इसके बारे में याद रखनी है. स्मॉलर इन साइज है with respect to the parent nuclei and it is lighter in weight. Okay, lighter in weight. अब ये डिसइंटीग्रेशन हो तो रहा है, वो तो ठीक है कि एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टूट रहा है, स्प्लिट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है इनटू द अदर लाइटर न्यूक्लियाई. इसको मेजर कैसे करेंगे? इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड. इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड. तो बहुत ध्यान से सुनिए, इसका मेजरमेंट जो किया जाता है ना, इसका मेजरमेंट किया जाता है बेटा इन टर्म्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड. तो ये जो डीपीएस है इट इज रेफरिंग टू डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड. अब 1 डीपीएस को हम कह देते हैं, 1 डीपीएस को हम कह देते हैं जनरली 1 बैक्यूरेट. 1 डीपीएस का मतलब ये हुआ बेटा एक न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहा है 1 सेकंड में. एक न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहा है 1 सेकंड में. तो द रेट, इसको हमने कहा है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड. disintegration per second. It is the rate at which a radioactive nuclei disintegrate. इसी रेट को हमने नाम दे दिया, इसी रेट को हमने कहा है बेटा एक्टिविटी. इसी रेट को हमने क्या कहा है? एक्टिविटी. तो एक्टिविटी कुछ नहीं है, एक्टिविटी वो रेट है जिसकी किस एक्टिविटी रेफर करता है कि किस रेट से कोई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहा है. इसी को हम क्या कहते हैं? एक्टिविटी. क्या कहते हैं? एक्टिविटी. अब मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर let us say if a time instant dt किसी भी एक रैंडम टाइम इंस्टेंट dt पर dn न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, dn न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं. तो इसकी जो एक्टिविटी है ना बेटा, इसकी एक्टिविटी क्या होगी? मॉड ऑफ dn अपॉन dt. तो एक्टिविटी ही हमें ये बताती है. एक्टिविटी का मतलब क्या है? एक्टिविटी एक बेसिकली मेजरमेंट है. एक्टिविटी एक मेजरमेंट है कि कोई न्यूक्लियाई किस रेट से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, उसको मेजर करने का एक इंडेक्स है, उसको मेजर करने का एक पैरामीटर है. एक्टिविटी हमें ये बताती है कि कितने न्यूक्लियाई 1 सेकंड में डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं. अगर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में हम बात करें, at a very particular instant of time dt, dn number of nuclei are disintegrating, then at that particular instant activity of that parent nuclei is dn upon dt. मैंने मोड लगाया है, मोड इसलिए लगाया क्योंकि एग्जैक्टली ये माइनस dn upon dt होता है.
माइनस dn अपॉन dt होता है। माइनस इसलिए आता है क्योंकि नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। इसके डिसइंटीग्रेशन की वजह से तो ये जो न्यूक्लियाई है इनका नंबर कंटीन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई वी पुट अ माइनस साइन ओवर हियर। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस किया। रेडियो एक्टिविटी को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी रेफर करती है उस इंडेक्स को जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किस रेट से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, किस रेट से डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो ये एक एम्पिरिकल चीज है जिसको आपने बताया कि अगर इतने पर्टिकुलर टाइम में इतने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए तो इसका एक्टिविटी क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई which have disintegrated at this particular time। तो अगर आपने टाइम इंस्टेंट dt लिया उसमें dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए तो उसका जो एक्टिविटी होगा दैट इज मॉड ऑफ dn अपॉन dt। मॉड को हटाओगे तो ये माइनस आएगा। माइनस सिर्फ इतना बता रहा है कि इनका जो नंबर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब इस एक्टिविटी को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ dps। 1 dps इक्वल टू द 1 बैकुरल। लेकिन ये एक्टिविटी इतना स्पॉन्टेनियस और इतना फास्ट प्रोसेस है कि एक सेकंड में हजारों लाखों न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो 1 बैकुरल बहुत छोटा सा यूनिट पड़ जाता है। 1 बैकुरल के अलावा हमने एक और यूनिट बढ़ाई बड़ी, वो 1 रदरफोर्ड 10 की पावर 6 dps। 1 रदरफोर्ड भी हमको क्या पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा। फिर एक मैडम क्यूरी वाला आया तो 1 क्यूरी। ये सब इसकी यूनिट है, लिख लीजिए। हेडिंग लगा लीजिए आप, मैं लिखा देता हूं। मैं भेज तो दूंगा लेकिन सब लोगों को सबका अपना होता है, जिनको लिखना है उनको मैं लिखा देता हूं। हेडिंग लगा लीजिए मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी थोड़ा सा फटाफट लिखेंगे। मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ऐसा लिखिए इसमें, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते चलिए फटाफट फटाफट। हेडिंग लगानी है मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी और इसमें लिखना है, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। जो मैंने समझाया उसको मैं वर्ड में ही लिखा रहा हूं। मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी लिखिए, रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो ऐसे नहीं है क्या, वो सिर दर्द हो रहा है क्या, ठीक है। Radioactivity is a spontaneous disintegration of nucleus. It is measured in terms of DPS. It is measured in terms of DPS, disintegration per second. It is measured in terms of DPS, disintegration per second. बोर्ड पे लिखा है, जो सारी चीजें बोर्ड पे लिखी उसी को लिखा रहा हूं, फटाफट लिखते चलना। It is measured in terms of disintegration. I'm sorry, it is measured in terms of DPS. That is disintegration per second. That is again, that is the rate at which, that is the rate at which, that is the rate at which radioactive substance या radioactive element disintegrate। ये एक्टिविटी ही है जो हमें उसकी रेट बताती है, किस रेट से वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। दैट इज द रेट एट विच radioactive element disintegrate, है ना। This rate is called activity. This rate is called activity. This rate is called activity. This rate is called activity of a radioactive substance. Of a radioactive substance. अब आप इसमें लिख लीजिए, if a time instant dt
डीएन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। तो उसका एक्टिविटी क्या होगा, एक्टिविटी होगा उसका मॉड ऑफ डीएन अपॉन डीटी। मॉड हटाएंगे माइनस लगाएंगे, माइनस आपको इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बस फटाफट लिख लीजिए ये सारी चीजें जो बोर्ड पे लिखी हुई है। लिख लिया, आगे बढ़े। अब आता है रदरफोर्ड सोडी थ्योरी। सोडी नहीं जानते हैं, सोडी कौन था, तारक मेहता में आता है वो सोडी। एक्चुअली दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कोलैबोरेटिवली काम करके रेडियो एक्टिव के ऊपर कुछ फंडामेंटल लॉ दिए। क्या दिए, कुछ फंडामेंटल लॉ दिए, और इनके लॉ को ही हम पढ़ते हैं। 4 बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं और आपको याद होनी चाहिए। इसको कहते हैं बेटा हम रदरफोर्ड सोडी ये वाला ठीक है। 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी के ऊपर कुछ फंडामेंटल लॉ दिए, और ये फंडामेंटल लॉ बहुत ही शानदार बातें हैं। इन्होंने 4 बातें कही, वो चारों बातें बहुत अच्छी हैं जो आपको आगे काम आने वाली है। दीज आर द वेरी फंडामेंटल लॉ विद रिस्पेक्ट टू द रेडियो एक्टिविटी। तो पहली बात जो इन्होंने कही थी, पहली बात सुनते चलिए पहले पूरा। पहली बात इन्होंने ये कहा था कि जो रेडियो एक्टिविटी है ना, रेडियो एक्टिविटी इज अ प्योरली न्यूक्लियर प्रोसेस। न्यूक्लियर मतलब क्या है इसका, मेरी बात ध्यान सुनिए। देखो, अगर हम एटम की बात करें, एटम के अंदर एक पॉजिटिव पार्ट होता है, और उस पॉजिटिव पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, सुनिए मेरी बात ध्यान से। अभी आप थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला दिमाग नहीं लगाना है, तो जो मैं बताता जा रहा हूं उसको सुनते चल रहा है। एक पॉजिटिव पार्ट होता है एटम का जिसको मैंने कहा न्यूक्लियस, और उस पॉजिटिव पार्ट के अलावा एक और पार्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या कहते हैं, तुम लोग दुनिया भर का दिमाग लगाओ उसको, कोई तो एटम की बात की, एटम के अंदर एक तो पार्ट है जिसके अंदर पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है, व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इन द नेचर। दैट पार्ट वी जनरली कॉल्ड एज न्यूक्लियस, एंड अदर पार्ट ऑफ द एटम दैट वी आर कॉलिंग एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी वाला प्रोसेस है ना, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द न्यूक्लियस। इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द नो रोल ऑफ दिस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, नो रोल ऑफ दिस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जो भी कुछ ताम झाम जो हो रहा है, वो जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है, वो सब कुछ इसके अंदर हो रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। रेडियो एक्टिविटी इज अ प्योरली न्यूक्लियर प्रोसेस, no role of extra nuclear part. It is directly linked with the nucleus. It is directly linked with the nucleus. So it's a purely nuclear process. It is directly linked with the nucleus. No role of एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें ना इसका कोई रोल नहीं है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जो भी डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब इस न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है बेटा। जो कुछ भी हो रहा है वो सब इस न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, इसका कोई काम नहीं है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट अब मैं लिखा रहा हूं, आप लिखिए। हाँ तो मैं इसी को मैं लिखा था, इसी को मैं वर्ड में थोड़ा सा और बड़ा कर देता। यही समझना। तुम लोग सब इसके
पीछे क्यों पड़ जाते हो? ये समझ नहीं सर, उसने समझ हाँ? जी, मैं बिना ब्रिटिश वगैरह उगाऊंगा, अच्छी सोसाइटी बनाऊंगा। चलो चलो छोड़ो अभी। लिख लिया? मतलब क्या है इसका? तुम लोग लिख लो, मैं चेक भी लिखता हूँ। सर है बेटा? 31 जनवरी की, वो 31 दिसंबर वाली चाय। चलिए लिख लिया बच्चों? हाँ अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। रदरफोर्ड सोडी ने पहली बात, चार बातें कही थी, चारों बातें बहुत ध्यान से और काम की बातें हैं। पहली बात इन्होंने कही थी कि सब इट्स अ प्योरली न्यूक्लियर प्रोसेस। मेरी बात ध्यान सुनिए, इसका मतलब क्या है? इट्स अ प्योरली न्यूक्लियर प्रोसेस, नो रोल ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, नो रोल ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। मतलब हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। That is the role of extranuclear part. उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, केमिकल अनस्टेबिलिटी है, केमिकल स्टेबिलिटी है, उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ प्योरली न्यूक्लियर प्रोसेस, इट्स अ प्योरली न्यूक्लियर प्रोसेस। बात समझ में आई? ठीक है। दूसरी बात लिखिए, दूसरी बात क्या कहता है? सोडियम की डिस्कवरी किसकी उत्तर? सोडियम की डिस्कवरी का तो मुझे आइडिया नहीं है। सेकंड पॉइंट इन्होंने कहा था, देखिए रेडियो एक्टिविटी जो है या रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी जो है, मेरी बात ध्यान सुनिए, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज, radioactive properties are independent from chemical property या फिर chemical reaction, chemical property या फिर जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी है ना, ये केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसको समझाता हूं कैसे। मान लो आपके पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब रेडियो एक्टिव को मैं आर ही लिखूंगा बार बार, ठीक है। और एक और है, इट इज अ एनआरए, ये क्या है? नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अगर इन दोनों की रिएक्शन होती है, इन दोनों की रिएक्शन, एक रेडियो एक्टिव है, एक नॉन रेडियो एक्टिव है, और इसके बाद कुछ भी बना, एक्स वाई बना, इसके अंदर एक्स है और वाई है। एक्स अभी भी क्या रहेगा? रेडियो एक्टिव। वाई अभी भी क्या रहेगा? नॉन रेडियो एक्टिव। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, अगर आप एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का केमिकल रिएक्शन कराते हो नॉन रेडियो एक्टिव के साथ, तो ऐसा नहीं है कि इस रिएक्शन से या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ ये रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी कभी भी इंटरचेंज नहीं हो सकती। रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द केमिकल प्रॉपर्टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिएक्शन हो जाए, कुछ भी करा लो आप, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, लेकिन रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी, अगर कोई सब्सटेंस रेडियो एक्टिव है और अगर वो केमिकल रिएक्शन में टेक्स पार्ट कर रहा है तो बाद में भी रेडियो एक्टिव रहेगा, लेकिन इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा वाला सब्सटेंस भी क्या हो जाए? रेडियो एक्टिव। वो अभी भी क्या रहेगा? नॉन रेडियो एक्टिव। ये सेकंड पार्ट। मतलब सब वाई वाला नॉन रेडियो एक्टिव रहेगा। बाई अभी भी नॉन रेडियो एक्टिव है, बाई अभी भी नॉन रेडियो एक्टिव है, और बाई अभी भी नॉन रेडियो एक्टिव है, बाई यहाँ पे भी नॉन रेडियो एक्टिव है, और सर एक्स अभी भी रेडियो एक्टिव है, वो
बात आई समझ? तीसरा पॉइंट सुनिए, नोट करें इसको। नहीं सर दीजिए, कर दीजिए सर, चाय खत्म कर दीजिए। सर 2-3 चाय मंगवा के रखा करेंगे। हमारे साली हैं, चार से काले हो जाते हैं। मतलब दूध से गोरे। बेटा हम लोग लायन को गर्मियों में काटने वाले इंसान है, कैसे क्या खाता है? कब करें इसको? सारे साथ पहले हमको बैठा है हम कभी से फॉलो कर। ठीक है, हम लोग हैं टीचर और हमको अगर टी नहीं मिलेगा सुनिए थर्ड पॉइंट कहता है, बहुत ही प्यारा है थर्ड पॉइंट, रेडियो एक्टिव ये जो प्रोसेस है इट्स अ रैंडम प्रोसेस। इट्स अ एक्चुअली हो क्या रहा है इन द रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियो एक्टिव है ना, कोई भी एलिमेंट उसके अंदर डिसइंटीग्रेशन हो, उसके अंदर क्या होगा, मतलब उसके अंदर हजारों लाखों करोड़ों न्यूक्लियस है और वो सब क्या होंगे, टूटेंगे। वो क्या होंगे, टूटेंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे। बट आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये वाला अब टूटेगा और ये वाला कब टूटेगा। इट्स अ रैंडम प्रोसेस which will disintegrate first and which will disintegrate at the last. It's a just matter of chance. बात समझ में आई? एक अगर हम पूरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करें जिसके अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, उन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में कौन पहले डिसइंटीग्रेट होगा, कौन बाद में डिसइंटीग्रेट होगा, इसके बारे में प्रेडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, इट्स अ मैटर ऑफ चांस। जब जिसको होना है वो हो गया। थर्ड प्रोसेस ये कहता है रेडियो एक्टिव प्रोसेस, थर्ड पॉइंट is a random process, मतलब ये हुआ which will disintegrate first and which will disintegrate at last, we cannot predict that. हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, we cannot predict, it's just a matter of chance. It's just a matter of, ये सिर्फ संयोग का खेल है भैया, ये सिर्फ संयोग का खेल है। मोहन कब टूटेगा ये तो सिर्फ प्रभु ही जानता है। यही है रेडियो एक्टिव प्रोसेस इज अ रैंडम प्रोसेस, which will disintegrate first, which will at last, we cannot predict that. It's a matter of chance. Third, एक मिनट सही गाड़ी fourth, देखना ही है, जस्ट अ मैटर ऑफ यस। सर जी बेटे, थर्ड वाला पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा थर्ड वाला पॉइंट ये कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव सैंपल के अंदर जितने भी न्यूक्लियाई हैं उनमें से कौन पहले डिसइंटीग्रेट होगा, कौन बाद में डिसइंटीग्रेट होगा, किसका डिसइंटीग्रेशन कब होगा, you cannot predict that. जिसका डिसइंटीग्रेशन कब होगा, it's a random process. So radioactive process is a random process. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटी? यस सर। आगे बढ़े। फोर्थ पॉइंट
disintegration density for a radioactive sample. Disintegration density for a radioactive sample is constant. क्या कहता है डिसइंटीग्रेशन डेंसिटी? क्या कहती है? ये कहती है, मेरी बात सुन लीजिए पहले। डिसइंटीग्रेशन डेंसिटी कहती है कि डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड पर वॉल्यूम, डिसइंटीग्रेशन ये कहती है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। मान लो आपके पास ये एक रेडियोएक्टिव, ये आपके पास एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, ऐसा इसके अंदर क्या है? रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, इसके अंदर पूरा भरा हुआ है रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई से, है ना। आपने एक यूनिट मीटर वॉल्यूम यहां ले लिया, एक यूनिट मीटर वॉल्यूम यहां ले लिया, एक यूनिट मीटर वॉल्यूम यहां ले लिया। सुनिए मेरी बात ध्यान सुनिए, 3 वॉल्यूम लिए आपने, 1 2 3, तीनों वॉल्यूम इक्वल, तीनों वॉल्यूम क्या है? इक्वल। तीनों के अंदर क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन होगा। पेरेंट न्यूक्लियाई किस में कन्वर्ट होंगे? किसमें कन्वर्ट होंगे? तो पेरेंट न्यूक्लियाई से डॉटर न्यूक्लियाई का जो रेशियो रहेगा वो तीनों के लिए क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट बराबर रहेगा। अगर इन तीनों का वॉल्यूम क्या है? सेम है। इन तीनों का वॉल्यूम क्या है? सेम है। तो यूनिट वॉल्यूम में डिसइंटीग्रेशन भी क्या रहता है? सेम रहता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अगर एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल के लिए इन द इफ वॉल्यूम आर इक्वल then ratio of H2 by remains same. Ratio of H2 by remain same. So ratio of H2 by remain constant if volume are equal. If volume are बात समझ में आई बच्चों? ये लिख लीजिए। आगे बढ़े। सर एक बार ये वाला पॉइंट समझा देंगे सर। इधर को क्या आप इधर से क्या नाम है आपका? ये कहता है बेटा आपके पास कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है, रेडियो एक्टिव सैंपल है। सपोज करते हैं हमारे पास ये एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है बहुत सारे। अब इस रेडियो एक्टिव सैंपल के अंदर आपने एक सेक्शन ये लिया, एक सेक्शन ये लिया, एक सेक्शन ये लिया, आपने बेसिकली आपने सेक्शन ले लिया। अब इन तीनों सेक्शन का जो वॉल्यूम है क्या है? कांस्टेंट है। कंडीशन ये है कि ये सेक्शन ए है, इसका वॉल्यूम B1, ये सेक्शन 3 है, इसका वॉल्यूम B3, इसका वॉल्यूम B2। अगर वॉल्यूम यानी कि B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B3 है, अगर ये तीनों वॉल्यूम इक्वल है और ये पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव सैंपल है, तो यहाँ पे भी डिसइंटीग्रेशन हो रहा होगा क्योंकि क्या है? रेडियो एक्टिव है। यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा बेटे? डिसइंटीग्रेशन हो रहा होगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा? डिसइंटीग्रेशन। तो
तो तीनों सेक्शन में अगर इन तीनों का वॉल्यूम इक्वल है ना, तो उस जो डिसइंटीग्रेशन की जो रेट है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, वो क्या रहेगी? सेम। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट डिसइंटीग्रेशन डेंसिटी फॉर अ रेडियोएक्टिव सैंपल दैट रिमेंस कांस्टेंट। यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम डिसइंटीग्रेशन का रेट भी क्या रहता है? कांस्टेंट। बात समझ में आई बच्चों? लिख लीजिए फटाफट। लिख लिया? यस सर। आगे बढ़े, हमें तो समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रेडियो एक्टिव डीके लॉ। बोर्ड के लिए जनरली यहां से डेरिवेशन आती है, जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए बोर्ड नंबर पहले तो होंगे होंगे। हाँ होंगे तो सही, ये नहीं कह सकते कि अगर करंट सिनेरियो को देखें तो थोड़ा सा आप ऐसा मान सकते हो कि महीना भर तो पोस्टपोन होगा ही होगा। अगर ये सिचुएशन सर जेई 1 महीने पोस्टपोन चल रहा है, जेई 1 महीने पोस्टपोन चल रहा है, तो बोर्ड तो ऑटोमेटिकली बट आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि इससे क्या है कंपटीशन टफ ही होता है। जब भी ऐसा सिनेरियो बनता है ना कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होते हैं, तो जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना वो तो पढ़ता है, जिसको पढ़ना होता है, जिसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा है, जिसको लग रहा है कि नहीं मुझे तो पढ़ना है, वो तो पढ़ेगा। और उस पढ़ने वाले बच्चे की वजह से क्या होती है, परसेंटेज बढ़ती जाती है। आप देखोगे कि पिछले साल 3 बच्चों के 720 में 720 आ गए थे नीट के अंदर। इसका मतलब ये था कि जिन बच्चों को पढ़ना होता है ना वो उस टाइम का यूटिलाइजेशन करते हैं। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, खुद से वादा करना और उस वादे के ऊपर खरा उतरना, वो बहुत जरूरी होता है। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, आप खुद देख सकते हो 2021 में और 20 में इस तरह की सिचुएशन बनी थी, और इस 21 और 20 की सिचुएशन ने जेईई मेंस को रिलेटिवली टफ कर दिया था। परसेंटाइल काफी हाई होने लग गई थी, परसेंटाइल बहुत बढ़ गई थी। तो इसमें क्या है, अगर आप लोग ढीले पड़ गए, ये रेस है, ये रेस है, और हमने इस रेस की जो विनिंग लाइन है इसको एक्सटेंड कर दिया। विनिंग लाइन को एक्सटेंड करते जाओगे ना, तो जो भागता रहेगा वो जीतेगा, और जो थक गया वो मर गया। क्योंकि लाखों लोग दौड़ रहे हैं और कुचल के लोग आगे ही बढ़ेंगे। तो आपको भागता रहना है, थकना नहीं है। जनरली लोग वही जीतते हैं जो एट द लास्ट मोमेंट ऑफ द टाइम स्ट्रगल करते हैं। बस यही होता है। भागते तो सब है, रेस में सब पार्टिसिपेट करते हैं, दौड़ते भी सब है, लेकिन दिक्कत ये है कि लास्ट तक कौन दौड़ रहा है। जो लास्ट तक दौड़ गया विनर। बात खत्म। रेडियो एक्टिव डीके लॉ। रेडियो एक्टिव डीके लॉ, इस तरह की सिचुएशन पिछले साल भी बनी थी। पिछले साल में जो बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड थे ना, जिनको लगता था नहीं हमारे पिताजी ने हमारे ऊपर पैसा खर्च किया है और हमारे माता पिता की हमसे उम्मीदें हैं, वो बच्चे पढ़ते रहे, वो बच्चे निकाल गए। और कुछ लोग ऐसे थे कि नहीं पढ़ रहा है, एग्जाम आ गया, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, अभी नहीं हुआ तो बाद में कर लूंगा, वो रह गए, वो डूब गए। और इस देश की आबादी 140 करोड़ है, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, आपको झपटना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, तब जाके कुछ मिल सकता है, अदरवाइज आप भूल जाओ। एंड वी ऑल आर फ्रॉम अ सेम मिडिल क्लास फैमिली, हम सब के लिए कंडीशंस एक जैसी है। हमें से कोई भी ऐसा नहीं जो फरारी से आता हो, ऑडी से जाता हो नहीं है ना, सबको पढ़ना पड़ेगा। और हम सब वही सपने देखते हैं कि फरारी मिले हमें, तो वो ऐसे नहीं मिलेगी। यू हैव टू वेरी मच सेल्फ मोटिवेटेड। आपको इतना ज्यादा डिटरमिनेट रहना पड़ेगा कि आपको एक कंडीशन मिलेगी, आपको एक नहीं होता पतंग उड़ा रहे हो तो पतंग में ढील दी जाएगी, पतंग में ढील मिलेगी। अब ये ढील ही मिल रही है, ये 1 घंटा खिसक गया, पेपर आ गया, तो आपके अंदर थोड़ा सा डिमोटिवेशन आएगा, नहीं यार थोड़ा सा मैं नहीं पढ़ता हूँ, एक महीना आगे बढ़ेगा, 10 दिन बाद पढ़ लेंगे, 1 महीना तो आगे बढ़ा है, तब ये 20 दिन तो आगे ही चल रहे। फिर उससे क्या बॉडी के अंदर लेजीनेस आएगी, बॉडी के अंदर लेजीनेस आएगी और आप पिछड़ जाओगे। ऐसा मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, जैसे मैं हमेशा सुनाता हूँ, सचिन तेंदुलकर मेरे आइडल है, सचिन तेंदुलकर, और वो गॉड ऑफ क्रिकेट है।
2002 में ही था ना, 2002 या 2004 में ऑस्ट्रेलिया गए थे वो, 2 में गए थे ऑस्ट्रेलिया। तो 3 टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में वो सेकंड डिजिट का स्कोर नहीं छू पाए। 4 टेस्ट मैच की सीरीज थी, 4 टेस्ट मैच खेले जाने थे। तो 3 टेस्ट हो गए, पहला टेस्ट उसमें भी 0 या 5 पे आउट हो गए, दूसरी इनिंग में भी 1 to 10 ही आउट हो गए, सेकंड टेस्ट में भी 1 to 10 आउट हो गए, सेकंड इनिंग में भी 1 to 10। थर्ड टेस्ट जब 3 टेस्ट निकल गए 6 इनिंग में, उनका जब बल्ला नहीं चला तो वो जॉन राइट उस समय टीम इंडिया के कोच थे, उनके पास गए। कोच मतलब गुरु ही होता है, उसके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज जाता है, झुक के पूछता है कि कहाँ गलत हो, क्यों रन नहीं बन रहे। तो उसने बताया कि देखो ये ऑफ साइड के बाहर जा रही है गेंद, और सचिन तेंदुलकर की खासियत है उसका कवर ड्राइव। अब कि आप लेकिन कवर ड्राइव मारोगे और बॉल क्या है आउट स्विंग हो रही है तो पीछे जाएगी और आप आउट होगे। ऑस्ट्रेलिया इसी चीज का फायदा उठा रहे। उसने पूछा कि क्या किया जाए, उसने कहा कवर ड्राइव मारो, बात कर। कवर ड्राइव भी नहीं मारोगे तो वो आउट स्विंगर करते रहो, आप आउट नहीं हो सकते, और तो कोई कमी है नहीं आपके अंदर। चौथा टेस्ट मैच खेला गया सिडनी क्रिकेट ग्राउंड SCG के ऊपर, सचिन तेंदुलकर उतरे एंड ही वाज सच टाइप ऑफ डिटरमाइंड, इतना ज्यादा डिटरमिनेशन था उसके अंदर और इतना ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड था कि 2 दिन निकल गए, ऑस्ट्रेलिया ने आउट स्विंगर खूब फेंका, उसने एक कवर ड्राइव नहीं मारा एंड ही वाज 248 नॉट आउट, 248 रन नॉट आउट। दैट इज द डेडिकेशन। और ये डेडिकेशन, ये खुद से किया गया भरोसा, ये खुद से किया गया विश्वास ही इंसान को बहुत ऊपर ले जाता है। आप सब लोग अभी बहुत इनिशियल फेज में हो, छोटे बच्चे हो, बहुत जल्दी आपके अंदर स्टेबिलिटी, बहुत जल्दी अनस्टेबिलिटी, बहुत जल्दी आपके अंदर एनकरेजमेंट और बहुत जल्दी डिसएनकरेजमेंट आ जाता है, नए दोस्त में हो। बट लेकिन दिक्कत क्या है, अब जैसे पेपर खिसक गया आगे, तो आपको तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना नहीं है, पेपर खिसका आगे तो 100% इतना मान लो जो वीक बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की थी वो भी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, वो तो करेंगे। सोचो कोई इंसान जिसका टारगेट ही नहीं था कि जेईई मेंस दिया जाए, वो बोर्ड के ऊपर फोकस कर रहा था, 1 महीना आगे खिसक गया, उसने सोचा यार चलो यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे लेक्चर मिल जाएंगे, थोड़ी सी तैयारी कर ली जाए, वो ना देता पेपर, लेकिन अब वो पेपर देगा। उसकी कोई तैयारी नहीं थी, अब 1 महीना उसने पढ़ के अपनी तैयारी को और बूस्ट अप कर लिया। और एक बच्चा और था जो कंटिन्यूस पढ़ ही रहा है, उसकी तैयारी आपसे बहुत अच्छी है। अगर आप इस टाइम में पिछड़ जाओगे तो बहुत पीछे रह जाओगे रेस में बने रहने के लिए कंटिन्यूस दौड़ना पड़ता है, नहीं तो कभी कभी कछुआ जीत जाता है और खरगोश पीछे रह जाता है। तो वैसा खरगोश बनने से अच्छा है कि आप स्टडी कछुआ बनो, which is constant with respect to the time, and you have to be constant, you have to be uniform with respect to the time, with respect to the position. So do not change your mindset, it's all about your mentality. Once it has been changed, nothing you can't do. It's all about your attitude makes your aptitude. तो आप अपनी मेंटलिटी को, अपने माइंडसेट को ऐसा रखिए कि नहीं हमारा तो कल ही पेपर है, एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। वैसा स्ट्रांग रहिए। आप ही लोग होते हैं जो 720 में 720 लाते हैं, वो कोई अलग नहीं होते, ऐसे एलियंस तो है नहीं कि दूसरी धरती से आए। वही लोग होते हैं कि जो डेली पढ़ रहे हैं, उनका फिक्स है पेपर हो आज हो चाहे 6 महीने बाद, हमें तो पढ़ना है, और वही लोग फिर टॉप कर जाते हैं। और कोई फंडा नहीं है। विनिंग लाइन को क्रॉस वही करता है जो विनिंग लाइन तक दौड़ता है, बाकी तो फिर फेल ही हो जाता है। तो और दुनिया याद रखना, टॉपर को ही सलाम करती है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। आपकी परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में क्या रही इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अंत भला तो सब भला। एट द एंड ऑफ द डे योर रिजल्ट इज सी, अगर वो सही है सारे पाप माफ, आपने क्या किया। और आप बहुत अच्छे रहे, डिसिप्लिन रहे, लास्ट में आके आप थोड़ा सा मौसम सर्दी का है, पढ़ाई नहीं की, बारिश हो रही है, लॉकडाउन लग गया, ढीला हो गए, तो रिजल्ट खराब हो गया, सब बर्बाद। डोंट डू बी लाइक दैट ना। आप खुद को मोटिवेट रखिए, पढ़ते रहिए, पेपर तो होगा ही। IIT जेईई में इतिहास है, कोरोना का जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उसमें भी पेपर हुआ था। यू कैन नॉट गो इन IIT विदाउट एनी एग्जामिनेशन, वैसा नहीं हो सकता। आपको IIT क्रैक करनी है तो पढ़ना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल होगा तो जरूर, होगा तो जरूर। तो बेहतर है कि आज अपनी तैयारी को बराबर ही रखा जाए। स्टार्ट करते हैं वापस। रेडियो एक्टिव डीके लो।
रेडियो एक्टिव डीके लॉ बेसिकली बेटा ये रिलेट करता है एक्टिविटी को, यानी कि इट रिलेट्स द एक्टिविटी of a radioactive substance with respect to the total number of present nuclei at that time. मेरी बात सुनिए, अभी मैं इसको लिखा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। ये जो लॉ है ना, रेडियोएक्टिव डीके लॉ दैट रिलेट्स द एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी इज द मेजरमेंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की उसके अंदर डिसइंटीग्रेशन किस रेट से हो रहा है, उस रेट को ही रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को बेटा हमने क्या कहा है? एक्टिविटी कहा है। मतलब इनिशियली अगर उसके अंदर 1,00,000 नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है, इनिशियली ज्यादा है, एक्टिविटी भी ज्यादा होगी। अब डिसइंटीग्रेट हो रहे तो नंबर क्या होते जा रहे हैं, तो एक्टिविटी भी क्या होती जाएगी, यानी कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी क्या होती जाएगी। इस तरह आप देखोगे कि यार लास्ट वाला मॉलिक्यूल तो कभी डिसइंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जितना उसका डिसइंटीग्रेशन, जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते गए, उतना रेट ऑफ एक्टिविटी भी क्या होती गई, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी क्या होती गई, कम होती गई। तो ये लॉ बेसिकली रिलेट करता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियाई एट दैट टाइम। हमको उससे मतलब नहीं है। मान लो t = 0 पे, इफ t = 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, n0 है। कितने हैं? n0। और t = t पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो गए? दिस इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट t = 0। t = 0 पे उस सैंपल के अंदर कितने न्यूक्लियाई थे? n0। अब बेसिकली हुआ क्या है उसके अंदर? डिसइंटीग्रेशन हुआ क्या है? डिसइंटीग्रेशन हुआ, यानी कि नंबर क्या हो रहा है? कम होता है। तो t टाइम के बाद उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना है? n। तो अगर आप t = t पे डिफाइन करना चाहते हो उसका एक्टिविटी, क्या बेटे? एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dn upon बात समझ में आई? दिस एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसइंटीग्रेशन। आई बात समझ में? तो मैं आपको बोलता चलूंगा, आप लोग लिखते चलेंगे। मैं बोल रहा हूं, पहले आप पूरा लिखिए। रेडियोएक्टिव डीके लॉ लिखिए। दिस लॉ रिलेट्स activity of a radioactive substance. This law relates the activity of a radioactive substance to the number of parent nuclei at an instant. According to this law, Sir, to the number of I repeat once again. क्या बोला तुमने? It relates radioactivity of a radioactive substance. It relates the radioactivity of a radioactive substance to the number of parent nuclei at that instant. किसी भी इंस्टेंट पे उसकी जो एक्टिविटी होगी वो डिपेंड करती है उस इंस्टेंट पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, ये सीधा एग्जैक्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट एनी इंस्टेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे इसको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट एनी इंस्टेंट, activity of a radioactive substance is directly proportional to
activity of a radioactive substance is directly proportional to number of undecayed nuclei, undecayed nuclei जिनका disintegration नहीं हुआ है, undecayed nuclei, number of undecayed nuclei in the substance at that instant, in the substance at that instant, at that instant, in the substance at that instant. अब सुनते चलो पूरी कहानी को ध्यान से. In the substance at that instant. ये कहता है, मान लो इसके अकॉर्डिंग सुनिए, ये कहता है कि इसके बेटा सुन लो बातें, एक्टिविटी जो होगी ना किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव सैंपल के अंदर जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होती है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को हम एक्टिविटी कहते हैं. Activity that is AC is nothing but it is the rate of disintegration, rate of disintegration. इसके ऊपर मैं पहले चर्चा कर चुका हूं. और ये AC, इसी को हमने कहा था mod of dN upon dt. हाँ या ना? ये कहता है मान लो अगर t equal to 0 पे, if at t equal to 0 initially उसके अंदर number of parent nuclei n naught थे. इनिशियली नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई कितने थे? n naught. और किसी टाइम के बाद वो n रह गए. किसी टाइम के बाद at time t equal to t number of undecayed nuclei जिनका डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है, undecayed nuclei कितने रह गए बेटा? n रह गए. तो ये कहता है कि जो एक्टिविटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये जो एक्टिविटी होगी ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट टाइम, जिनका डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है, जो अभी भी अनडिकेड है. बात समझ में आई? इनिशियली कितने थे? n नॉट. मुझे से मतलब नहीं है. किसी भी टाइम पे अगर आपको उसका रेट निकालना है डिसइंटीग्रेशन का तो वो सीधे समानुपाती होगा किसके? उस समय उस रेडियो एक्टिव सैंपल के अंदर कितने ऐसे न्यूक्लियाई है जिसका डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है, अनडिकेड न्यूक्लियाई. यानी कि एसी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जनरली इसी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को हम एक्टिविटी कहते हैं. दैट इज एसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. n इज व्हाट? नंबर ऑफ अभी सुन लीजिए, ये डेरिवेशन आपको याद रखनी है. नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एट दैट इंस्टेंट, आपने कहा एसी क्या होती है? एसी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होती है? mod of dN upon dt, mod of equal to n. अब यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, dN upon dt equal to minus lambda n. आया ना? ये लैम्बडा जो है ना